अपने देश में ना सरकारी काम हो या शेंगेन वीज़ा लेना हो, इतने सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। मतलब इतनी कन्फ्यूज़न होती है, बंडल बना के दो, उसके बाद भी चीज़ें हो जाती हैं रिजेक्ट। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करूंगा। अगर आप शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हो, सिंगल ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ एज अ कपल, या फिर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो विद फ्रेंड्स, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, एम्बेसी की चेकलिस्ट क्या होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर उसको आप फॉलो करोगे तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस 100% है, कहीं भी कोई भी इशू नहीं आएगा। तो जैसे आपको पता होगा, मुझे रिसेंटली स्विट्ज़रलैंड से शेंगेन वीज़ा मिला और मुझे उन्होंने 3 मंथ्स का वीज़ा प्रोवाइड किया, जिसमें कि मुझे 30 दिन का स्टे मिला और मल्टी एंट्री था। नॉर्मली मैंने देखा है फर्स्ट टाइम एप्लीकेशंस में इतना लंबा वीज़ा नहीं मिलता है, और मेरा तो एक रिजेक्शन भी था फ्रांस से। उसके बाद भी मुझे अगर ये मिला तो कहीं ना कहीं मैंने डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे अपना काम ठीक किया था। तो वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्विट्जरलैंड की चेकलिस्ट हम डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की, पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो मैं आपको एक बेसिक आउटलाइन दे देता हूँ क्या क्या रफ आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहले आपको शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन, आपका पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, शेंगेन का ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, बायोमेट्रिक डेटा जो आपका वीएफएस के अपॉइंटमेंट में कलेक्ट होगा, आपके कोई भी प्रीवियस वीज़ाज हैं उसकी कॉपीज़ चाहिए, आपकी फ़्लाइट आइटनरी चाहिए, कवर लेटर चाहिए, आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस चाहिए, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन चाहिए, और प्रूफ ऑफ फीस पेड चाहिए जो कि वीज़ा फीस होगी, वो भी वीएफएस में कलेक्ट होगी। तो अगर स्विट्जरलैंड के शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा की बात करें तो उनका एक प्रॉपर चेकलिस्ट है। पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हो। उसमें अगर आप देखोगे ना तो 12 मेजर पॉइंट्स हैं जिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को रिक्वायरमेंट है। एक एक करके अब इसमें हम डिस्कस करेंगे। कुछ उसमें एडिशनल पॉइंट्स हैं बाद में, वो मैं आपको अलग से डिस्कस करके बताऊंगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आ जाता है आपका पासपोर्ट। तो पासपोर्ट में बड़ी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है कि वो पासपोर्ट आपका लास्ट 10 साल में इशू होना चाहिए, बिकॉज वैलिडिटी 10 साल ही होती है पासपोर्ट की। तो 10 साल से पुराना होगा तो वो एक्सपायर हो चुका है। उसके साथ साथ जो आपका प्रेजेंट पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी एटलीस्ट 3 महीने से ज़्यादा का पीरियड उसमें होना चाहिए बचा हुआ, और 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, एक आपका वीज़ा के लिए और एक आपका वहाँ पे जब आप शेंगेन में एंटर करोगे तो एंटर और एग्जिट की स्टैंप्स के लिए। नेक्स्ट आपको देनी है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जिनका साइज़ मैं ऊपर स्क्रीन पे कहीं डाल दूंगा। वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप किसी और साइज़ में या किसी और पेपर पे या किसी और बैकग्राउंड की फ़ोटोज़ लेके जाएंगे तो वीएफएस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर वहाँ आप जाओगे, वो आपको कहेंगे कि आपके थर्ड पार्टी इनके सर्विसेज हैं, आप यहाँ से क्लिक कराओ, और वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर वो गाइडलाइंस आप जब भी क्लिक करवाने जाओ, फोटोग्राफर को वो बता दो, वो आपको एग्जैक्टली वैसी फ़ोटो प्रिंट करके दे देंगे। उसके बाद आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई करते हो, उनका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसके अंदर वो आपकी सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं। आपका नाम, पासपोर्ट डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपकी ट्रैवल आइटनरी की बेसिक डिटेल्स, और आपके स्पॉन्सरशिप की, आपके फाइनेंशियल कंडीशन की कुछ डिटेल्स। तो वो फॉर्म आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, खुद के साइन करके सेल्फ अटेस्ट करना है उस फॉर्म को। और अगर आप अपने बच्चों का फॉर्म भर रहे हो जो माइनर हैं अभी, तो उस केस में पेरेंट्स को या फिर जो उनके लीगल गार्डियन है उनको सेल्फ अटेस्ट करना होता है। और अगर वो लीगल गार्डियन है तो उनको कस्टडी का प्रूफ, जो भी लीगल प्रूफ है, वो उसमें उसके साथ अटैच करना पड़ता है। तो वीज़ा एप्लीकेशन इन इटसेल्फ बहुत ही लंबा टॉपिक है, अगर मैं उस पर डिस्कस करने जाऊँगा बहुत लंबी वीडियो आ जाएगी। तो अगर आपको चाहिए कि मैं वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक फॉर्म भर के, अपना ही फॉर्म भर के बताऊँ कि कैसे कैसे आपको फिल करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं एक वीडियो डेडिकेटेड उसकी बना दूंगा। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऐड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड करके अपना फिल कर सकते हो। अगर आपका कोई भी पुराना एक्सपायर्ड पासपोर्ट है तो वो आपको इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है, अपने प्रेजेंट पासपोर्ट के साथ रबर बैंड से क्लिप कर देना है। अगले पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं पर्सनल कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, और उसके लिए मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने थ्रू आउट पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया है कैसे आपको कवर लेटर बनाना है, और उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक सैम्पल कवर लेटर भी अटैच किया है, आप रेफर कर सकते हो। तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपको सबका इंडिविजुअल कवर लेटर बनाना है, सबके इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने हैं, और माइनर्स के भी हैं तो वो पेरेंट्स को बना के उसमें फिल करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन लेटर पे। तो जहाँ भी आप जॉब करते हो वहाँ से आपको एक इंट्रोडक्शन लेटर लेना पड़ेगा उनके बिजनेस लेटर हेड पे, जिसमें कि वो मेंशन करेंगे आपकी पोजीशन के बारे में, आपकी ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, और अपने एचआर से आप बनवा सकते हो, तो एचआर हो या आपकी कंपनी के डायरेक्टर, अगर जहाँ भी आप बना सकते हो। बेसिकली 2 रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी हैं। और उसके बाद उसमें वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको एडिशनली देंगे, जिसमें कि वो लिखेंगे हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ट्रैवल से, पर्पस ऑफ ट्रैवल और डेट्स के साथ।
तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। इन केस अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पे लिख सकते हो कि मैंने ये बिजनेस इस टाइम पे शुरू किया था और मैं इस पोजीशन में अपने बिजनेस में हूँ। ऑफ कोर्स आप डायरेक्टर होगे या प्रोप्राइटर होगे, जो भी आपकी कंडीशन अप्लाई होती है, तो वो आप मेंशन करके अपना लेटर हेड उसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करना होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। स्विट्जरलैंड ने खुद अपने अप्रूव्ड ट्रैवल इंश्योरेंस एजेंट्स या कंपनीज की लिस्ट एक बना रखी है, आप चाहो तो उनसे ले सकते हो। बट बेसिक रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस कवर होना चाहिए फॉर द इंटायर ड्यूरेशन। जब भी आप शेंगन में जितने भी टाइम के लिए रुक रहे हो उतने ड्यूरेशन में आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए जिसकी वैल्यू मिनिमम $30,000 या 50,000 यूरोज या 50,000 स्विस फ्रैंक होगी। तो ये मिनिमम होनी चाहिए, इससे ऊपर आप कितना भी लो। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हो तो आपका मिनिमम 10 दिन वैलिड होना चाहिए और $30,000 या रिस्पेक्टिव करेंसीज में जो मैंने बताया उससे ऊपर वैल्यू का होना चाहिए। उससे कम होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा। इससे अगला पॉइंट है फ्लाइट रिजर्वेशंस, जो कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड है यूट्यूब पे और बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कि हमें डमी टिकट्स प्रोवाइड करनी चाहिए या हमें एक्चुअल फ्लाइट टिकट्स प्रोवाइड करनी है या हमें फ्लाइट रिजर्वेशंस प्रोवाइड करनी है। और अगर रिजर्वेशंस है तो उनका मतलब क्या है, बिकॉज वो भी एम्बेसी टू एम्बेसी वेरी करता है। आप फ्लाइट टिकट्स प्रोवाइड करो, चाहे वो डमी टिकट हो या फिर वो कन्फर्म फ्लाइट टिकट हो। मैं पर्सनली एडवोकेट नहीं करता आपको डमी फ्लाइट टिकट्स के लिए, बिकॉज मैंने पर्सनली खुद एयर फ्रांस की फ़्लाइट्स यूज़ की हैं, उसकी टिकट्स बुक की हैं फुल फ्लेक्स फेयर, जिसके कि अंदर अगर आपका रिजेक्शन होता है या इनकेस आपको सिर्फ वीज़ा के लिए ही वो फ़्लाइट बुक करनी है, दोनों ही केसेस में आप फुल 100% रिफंड अपना ले सकते हो। 1 महीने का प्रोसेस लगता है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी इंडिया से शेंगन रीजन में एंटर होने की। फिर जो आप इंटर शेंगन रीजन में कंट्री टू कंट्री, लेट्स से मैं स्विट्जरलैंड से इटली जा रहा हूँ, इटली से मैं जर्मनी जा रहा हूँ, जर्मनी से मैं फ्रांस जा रहा हूँ और फ्रांस से मैं वापस आऊँगा, तो मेरे पास इंडिया टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड टू इटली, इटली टू जर्मनी, जर्मनी टू फ्रांस और फिर फ्रांस टू इंडिया, ये सारी टिकट्स होनी चाहिए, सारे रिजर्वेशन होने चाहिए। तो इनमें से कोई भी आप मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने वो मिस किया तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। तो अगर चेकलिस्ट को देखो तो इसमें लिखा हुआ है कंफर्मेशन ऑफ योर होटल रिजर्वेशन, एडवांस बुकिंग, या जो आप पैकेज टूर में जाते हो तो या तो आप एडवांस में कुछ आपने पेमेंट की हो किसी भी होटल को या कुछ, तो वो आप रिसिप्ट उसमें लगा सकते हो, या फिर अपनी आप रिजर्वेशन लगा सकते हो, या फिर आप उसमें अगर किसी ट्रैवल टूर पैकेज में जा रहे हो तो उसमें सारी रिजर्वेशन आपके पास नहीं होंगी पर्सनली, तो आप वो पैकेज का भी उसमें डिटेल्स लगा सकते हो। इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा एक एडवाइस दूंगा, क्लियर ट्रिप बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब उसमें मैं आप फिल्टर लगाओ फुली रिफंडेबल का। मैंने भी ऐसी 8-10 बुकिंग्स की थी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे, जो भी 1.5-2 लाख की मेरी बुकिंग्स हुई थी। क्रेडिट कार्ड मैंने यूज़ किया, बुकिंग्स की अपनी अटैच की, जैसे ही मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई मुझे वो यूज़ तो करनी नहीं थी, मैंने लेके कैंसिल की और फटाफट मेरा विदिन 5 to 7 डेज रिफंड आ गया। और आप लगाओ 30 डेज़ की क्रेडिट कार्ड की साइकिल होती है, तो वो साइकिल भी कंप्लीट नहीं हुई, इससे पहले ही मेरा रिफंड कार्ड में वापस आ गया, तो बिल्कुल भी मुझे उसकी कैश पेमेंट करनी नहीं पड़ी। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। रिजर्वेशन आप अटैच करोगे, इट्स गुड टू गो। बट जितनी भी ड्यूरेशन आपकी है आइटनरी में, सारे ही दिन की आपको रिजर्वेशन उसमें अटैच करनी है, कोई भी नाइट आपको स्किप नहीं करनी है, इसका आप ध्यान रखो। तो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है एम्बेसी की, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। और इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल योर डॉक्यूमेंट शुड बी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, A4 पेपर पे होने चाहिए, और बैंक के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे बैंक के साइन और स्टैंप होने चाहिए। और इसमें अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊं, तो अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको लास्ट 3 मंथ्स की अपनी सैलरी स्लिप्स लगानी है, वो डिजिटल फॉर्मेट हो या फिर आप कंपनी से कलेक्ट करो स्टैंप के साथ, वो दोनों ही चलेगा। और आपको 3 मंथ्स की अपनी सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी है, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है आपको वो लगानी है। एडिशनली आपको जो पर्सनल अकाउंट है आप वो भी अटैच करोगे जिसमें आपकी सेविंग्स हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आपको अपनी पर्सनल ITR लगानी है, जो कि लास्ट 2 असेसमेंट ईयर्स में होगी। ये हो गया अगर आप जॉब करते हो, आप एम्प्लॉयड हो तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो और अपना खुद का बिजनेस करते हो तो उस केस में आपको क्या करना है, अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, अपना GST सर्टिफिकेट लगाना है, या फिर आपकी पार्टनरशिप डीड है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जिस भी टाइप के आपके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बिजनेस के, वो आपको उसमें अटैच करना है। बैंक स्टेटमेंट में इसमें सिर्फ एक डिफरेंस आएगा कि पर्सनल बैंक स्टेटमेंट तो एज इट इज़ आप लगाओगे, बट इसमें आप सैलरी अकाउंट नहीं है, तो आप अपने बिजनेस का जो अकाउंट है उसकी आपको लास्ट 3 मंथ्स की स्टेटमेंट लगानी है अलॉन्ग विद योर पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, और वो बैंक से अटेस्टेड होनी चाहिए।
नंबर 3 इसमें हम आ जाते हैं, तो इसमें आपको अपनी ITR के साथ साथ सिमिलरली अपने बिजनेस की ITR भी अटैच करनी है। और अगर आप ये जवानी है दीवानी से देख के इंस्पायर्ड हो कि यूरोप जाना चाह रहे हो, तो आप स्टूडेंट ऑब्वियसली और आप अनएम्प्लॉयड हो, तो इस केस में आपको अपने पेरेंट्स के पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी और उनकी लास्ट 2 ईयर्स की ITR लगानी पड़ेगी। स्टेटमेंट वही सेम 3 मंथ्स की, और उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए और उनके पासपोर्ट की कॉपीज़ भी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स का पासपोर्ट है, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बट फाइनेंशियली आपको उनके डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यार मैं तो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सबके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं मुझे या नहीं लगाने। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ग्रुप एप्लीकेशन कर रहे हो फैमिली के साथ, तो उसमें आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अपने हेड ऑफ द फैमिली के लगाने हैं, जो पूरी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है। लेट्स से आप स्पॉन्सर कर रहे हो, आपके वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो आपको सिर्फ अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जो भी मैंने बताया बिजनेस या जॉब के। और उसके साथ साथ आपको जो होटल बुकिंग्स, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस या फिर जो आपकी फ़्लाइट बुकिंग्स है, उसमें मेक श्योर करना है कि आपके सबके नाम मेंशन हो। फ्लाइट में सबके नाम होंगे ही, फ्लाइट बुकिंग्स में, ट्रैवल इंश्योरेंस में भी सबके नाम होंगे जितने भी मेंबर्स आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। होटल बुकिंग में अगर एक ही बुकिंग के अंडर सारे रूम्स है, जैसे आप 1 या 2 रूम्स बुक कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, तो उस केस में हेड ऑफ द फैमिली का भी नाम अगर उस बुकिंग पे होगा तो भी वो एक्सेप्टेबल है। एक और चीज़ होती है, अगर आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल करना चाह रहे हो एक ट्रिप पे, जो शेंगन रीजन से बाहर होती हैं, तो उनका वीज़ा आपको शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन से पहले ऑब्टेन करना है। लेट्स से आप यहाँ से UK जाना चाह रहे हो अपनी ट्रिप के साथ, तो अगर आप अपने कवरिंग लेटर में अपनी एप्लीकेशन में ये मेंशन करते हो कि मैं यहाँ से इंडिया से शेंगन रीजन में एंटर करूँगा और वहाँ से लेट्स से मैं पेरिस से ट्रेन लेके UK जाऊँगा लंदन, तो उस केस में सिर्फ आप ये मेंशन नहीं कर सकते कि मुझे UK जाना है और इस वीज़ा के बाद मैं अप्लाई करूँगा। नहीं, इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया, अगर आपको किसी थर्ड कंट्री में जाना है एक्सेप्ट फॉर योर होम कंट्री, तो उस केस में आपको वहाँ का वीज़ा पहले ही ऑब्टेन करना है। तो जो एग्जांपल मैंने बताया उसमें आपको UK वीज़ा पहले ऑब्टेन करना है। अगर आपने ऑब्टेन नहीं किया और आपने फ़्लाइट और ट्रेन बुकिंग्स दिखा दी कि मैं शेंगन से बाहर UK जाऊंगा और आपके पास वीज़ा नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसका बहुत ही खास ध्यान रखना। और अगर आपके पास कोई भी जैसे अच्छा बड़ा वीज़ा है, UK का हो गया, कनाडा का हो गया, US का हो गया, कोई भी अगर आपके पास ऐसा वैलिड वीज़ा है, तो उस वीज़ा की आपको क्लियर कट एक कॉपी लगानी है साथ में। एंड एडिशनली आपको एक फ़ोटोकॉपी लगानी है अपने पासपोर्ट के फ्रंट की और बैक की, जो आपका बायो वाला पेज है। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ हो। अब हम आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि आई विश आपकी एप्लीकेशन में ना हो, सबकी एप्लीकेशन में नहीं होता, बट मेरे में था। तो वो है आपका पास्ट वीज़ा रिफ्यूज़ल। बट अगर आप चेकलिस्ट को क्लियरली देखोगे ना, तो उसमें लिखा है लास्ट 2 साल में अगर आपका कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो फिर आपको उसका रिफ्यूज़ल लेटर अटैच करना है। और अगर आपसे रिफ्यूज़ल लेटर मिस हो गया है तो आप एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी अटैच कर सकते हो, जिसमें आपने क्लियरली लिख दिया कि हाँ मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था ऐसे ऐसे और मेरे से लेटर मिस हो गया, तो वो क्लियरली आप लिख सकते हो। तो जब फाइनली आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लोगे ना, तो बिलीव मी इतना बड़ा बंडल सा हो जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हो तो और बड़ा बंडल हो जाएगा। वो लेके आप VFS में जाओ और जिस जिस सीरीज़ में मैंने बताए हैं ऑर्गेनाइज करके जाओ, आपका वहाँ पे भी टाइम वेस्ट कम ही होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करोगे, सब कुछ इन प्लेस है, तो डॉक्यूमेंट्स की वजह से तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। और कोई प्रोफाइल में दिक्कत हो तो उसका नहीं कह सकते, बट डॉक्यूमेंट्स, ये वीडियो आप रिलीजियसली फॉलो करो, आपके डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि यार थोड़ा बहुत एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हम लगा दें इसके अलावा, और इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा दे तो मे बी बंडल बढ़ जाएगा, तो उससे चांसेस बढ़ जाएंगे अप्रूवल के, बट ऐसा नहीं होता। और यहाँ पे चेकलिस्ट में देखोगे ना आप, एंड में उन्होंने क्लियरली लिखा भी हुआ है कि ओनली दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो स्विट्जरलैंड एम्बेसी रिजर्व्स द राइट टू आस्क फॉर द सेम। वो आपसे मांग लेंगी, आपका इंटरव्यू भी ले सकती है, जो भी उनको लगेगा सिचुएशन पे आपकी प्रोफाइल को और एनालाइज करने के लिए, तो वो करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप यहाँ पे भी मुझे DM करके पूछ सकते हो, मैं आपको श्योरली हेल्प करूँगा। और अगर आपको देखना है कैसे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ फ्रांस का और उसके बाद मैंने क्या चेंजेस किए अपनी एप्लीकेशन में जिसकी वजह से मेरा वीज़ा UK का 2 बार और 1 बार शेंगन वीज़ा अप्रूव हुआ, तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आई होप यार आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, हेल्पफुल लगाओ। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस, अपने फीडबैक्स, अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।